औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फिज़ियोलॉजी की लेक्चर नंबर 7 जो कि एरिथ्रोसाइट सीडिमेंटेशन रेट हैं हम वो डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम एंड फॉर कंसेप्ट। हमने पहले भी बताया था कि हम एग्ज़ाम बेस और कंसेप्ट बेस पे लेक्चर देंगे। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो कि 6-7 नंबर का आता है फिज़ियोलॉजी के पेपर में। बहुत दफ़ा आता है लेकिन हम अभी उसके परहच्चे उड़ाएंगे। कैसे? व्हाट इज़ ESR? ESR इज़ डिनोटेड, it is the denotion, it is stand for erythrocyte sedimentation rate. You know that what is erythrocyte? RBC sediment मतलब settle down, suspended, rate मतलब for example किस rate से, you know that about rate, किस speed से. What is erythrocyte sedimentation rate? Is the rate at which the erythrocyte settle down. एरिथ्रोसाइट सीडिमेंटेशन रेट वो रेट हैं जिस रेट से एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी सेटल डाउन नीचे आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं. नॉर्मली द आरबीसी रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सर्कुलेशन. आम तौर पर यानी नॉर्मली आरबीसी जो कि हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, वो सस्पेंड हो जाते हैं यूनिफॉर्मली इन सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मली सस्पेंड होते हैं नॉर्मली आरबीसी. जो कि नॉर्मली सस्पेंड होते हैं तो इसको हम कहते हैं आरबीसी की सस्पेंशन स्टेबिलिटी, यानी सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी. व्हाट इज़ द सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी? दो स्टेबिलिटी इन विच आरबीसी सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सर्कुलेशन कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी. नेक्स्ट है इफ़ ब्लड, अगर हम ब्लड को मिक्स करें एंटी कागुलेंट से एंड अलाउड टू स्टैंड, और छोड़ दिए जाए और रख दिए जाए एक वर्टिकल ट्यूब में, द रेड सेल जो कि आरबीसी है, रेड सेल हैं, वो सेटल डाउन मतलब नीचे सेटल हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, विद अ सुपरनेटेंट लेयर. यू नो दैट फर्स्ट लेयर दैट इज प्लाज्मा. ब्लड में फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है, ऑफ ए क्लियर प्लाज्मा. जब हम ब्लड को मिक्स करते हैं एंटीकागुलेंट से और फिर वर्टिकल ट्यूब में रख देते हैं, स्टैंड पे छोड़ देते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से, विद अ सुपरनेटेड लेयर ऑफ क्लियर प्लाज्मा. ठीक हो गया. द ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को हम सेडिमेंटेशन रेट भी जस्ट कहते हैं, सेड रेट भी कहते हैं, बायर-निकी रिएक्शन भी कहते हैं. ये MCQs आ सकता है. बायर-निकी रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाई एडमोंड बायर-निकी इन 1897 में फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड. किस बंदे ने, किस बेगैरत ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था? तो वो बायर-निकी रिएक्शन, बायर-निकी सेंटेंस था. अंग्रेज़ों का भी हर चीज़ में काम होता है, बस जहाँ भी गमों की बारिश हो, जहाँ भी गम की काम हो, तो ये अंग्रेज़ आपको हाजिर व नाजिर नज़र आते जाएंगे. तो नेक्स्ट चलते हैं. वैसे अंग्रेज़ हमें फ़ायदा बहुत देते हैं, ये बात भी ठीक है. डिटर्मिनेशन ऑफ ESR, ये जो एरिथ्रोसाइट सीडिमेंटेशन रेट हैं, ये हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि किस बंदे का कितना एरिथ्रोसाइट सीडिमेंटेशन रेट है, कितना ESR है. तो 2 मेथड से, 2 तरीके हैं जिसकी बुनियाद पर, जिस तरीके से, जिस मेथड से, 2 मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम ESR को डिटरमाइन करते हैं यानी फाइंड करते हैं. सबसे पहला जो मेथड है वो वेस्टरग्रेन मेथड है. जैसे हम वेस्टरग्रेन मेथड क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो इसे हम वेस्टरग्रेन मेथड क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब है क्योंकि इस मेथड में वेस्टरग्रेन ट्यूब यूज़ होता है, इस वजह से हम वेस्टरग्रेन मेथड कहते हैं. In this method, Westergren tube is used to measure ESR. Westergren tube को इस्तेमाल करते हुए हम ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन करते हैं इस मेथड में.
इस वजह से इसको वेस्टरग्रेन मेथड कहते हैं। वेस्टरग्रेन ट्यूब क्या है, आइए हम देखते हैं। ये जो ट्यूब होता है वो 300 मिलीलीटर लॉन्ग होता है और उसके जो दोनों साइड्स हैं, दोनों एंड्स हैं, वो ओपन होते हैं, बंद नहीं होते। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि वेस्टरग्रेन ट्यूब 300 मिलीलीटर लंबा होता है और उसके दोनों जो एंड्स हैं वो खुले होते हैं। इट इज़ मार्क्ड और उसमें होते हैं 0 to 200 मिलीलीटर फ्रॉम अबाउ टू डाउनवर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0, यहाँ पे 100, 200, 100, 200, यहाँ पे मतलब फ्रॉम अबाव 0, फ्रॉम बिलो 200 मिलीमीटर तक मार्क होता है। उस पे स्केल बना होता है उस ट्यूब पे। किस ट्यूब पे? एस वेस्टरग्रेन ट्यूब पे यूज फॉर। ये भी आपने याद रखना है, वेस्टरग्रेन ट्यूब के बारे में एमसीक्यूज भी आ सकता है। वेस्टरग्रेन ट्यूब इज यूज्ड ओनली फॉर डिटरमाइनिंग ईएसआर। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। क्या करेंगे? 1.6 ml ब्लड लेंगे और मिक्स करेंगे 3.8% सोडियम सेट्रेट, जो कि एंटी कागुलेंट हैं। सोडियम सेट्रेट क्या है? एंटी कागुलेंट है। वो 3.8% लेंगे। कितना लेंगे? 0.4 ml। 3.8% सोडियम सेट्रेट 0.4 ml ये लेंगे। 3.8% सोडियम सेट्रेट और वेस्टरग्रेन ट्यूब में डाल देंगे, उसको भर देंगे। द रेशो और जो एंटीकागुलेंट और ब्लड के दरमियान जो रेशो होगी वो 4:1। मतलब अगर हम ब्लड की मिकदार देखेंगे तो वो 4 होगा, बामुकाबला एंटीकागुलेंट जो कि सोडियम सिट्रेट है वो 1 होगा। ये रेशो भी आपको याद रखनी चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर में। द ट्यूब इज फेटेड। इस ट्यूब को हम फेट करेंगे किस चीज़ में? एक स्टैंड में। द ट्यूब इज फेटेड टू द स्टैंड वर्टिकली एक ट्यूब स्टैंड में फिट करेंगे एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब। लेफ्ट मतलब छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब कोई डिस्टर्बेंस उसे हम कोई भी बंदा उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस हाल पे हमने स्टैंड पे वर्टिकली पे जो ट्यूब था वो फिट किया, सबसे पहले हमने 1.6 ml किया लिए ब्लड लिए, मिक्स किया 3.8% सोडियम सिट्रेट जो कि एंटीकागुलेंट था, 0.4 ml वो ले लिया और उन दोनों को मिक्स किया किस चीज़ में? वेंट्रोप ट्यूब में। और उस वेंट्रोप ट्यूब को हम वर्टिकली स्टैंड में रख दिया और छोड़ दिया अनडिस्टर्ब। रीडिंग इज टेकन एट द एंड ऑफ आफ्टर 1 hour। 1 घंटे के बाद हमने वो रीडिंग जो थी वो ले ली कि कितना है इस एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितना है, हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड जो मेथड है उसे हम कहते हैं वेंट्रोप मेथड। यू नो दैट अबाउट आल्सो इट इज़ दिस मेथड। इसमें वेंट्रोप ट्यूब उस वहाँ पे कौन सा ट्यूब यूज़ होता था? वेस्टरग्रेन मेथड। उसे इसलिए कहता था कि वहाँ पर वेस्टरग्रेन ट्यूब यूज़ होता था। यहाँ पे वेंट्रोप मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वेंट्रोप ट्यूब यूज़ होता है। व्हाट इज़ वेंट्रोप ट्यूब? एक शॉर्ट ट्यूब होता है ओपनड ऑन ओनली 1 एंड, जिसका एक एंड जो होता है वो ओपन होता है, 110 mm लॉन्ग होता है और 3 mm बोर। वेंट्रोप ट्यूब और वेस्टरग्रेन ट्यूब के बारे में जो मालूमात है वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी, तो आपने वैसे भी लिखना है। ये कंसेप्चुअल बेस पे याद रखना है। लेबॉर्ट्री में भी आ सकता है, आपको आपके काम आ सकता है। एक शॉर्ट ट्यूब होता है जिसका एक एंड ओपन होता है। ये भी आपने फ़र्क भी आपने याद रखना होता है कि वेस्टरग्रेन मेथड के दोनों जो एंड थे वो खुले होते हैं, लेकिन वेंट्रोप ट्यूब का एक एंड जो होता है वो खुला होता है। उसमें 300 mm लॉन्ग होता है। वेस्टरग्रेन में ट्यूब जो कि वेंट्रोप ट्यूब है वो 110 mm लॉन्ग होता है और विद 3 mm बोर, मतलब होल भी होता है, 3 mm होल भी होता है। इट इज़ यूज्ड, ये भी आपने याद रखना है, वेस्टरग्रेन ट्यूब जो था वो सिर्फ यूज़ होता था फॉर डिटरमाइनिंग ईएसआर, लेकिन वेंट्रोप ट्यूब जो है वो पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए भी यूज़ होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेंट्रोप ट्यूब जो होता है वो मार्क होता है दोनों साइड्स पे। एक साइड पे मार्किंग होती है फ्रॉम 0 to 100, जैसा कि वेस्टरग्रेन जो फ्रॉम अबाव टू बिलो 0 फ्रॉम 200 mm तक मार्क था।
लेकिन एक साइड पे, ये दोनों साइड पे मार्क है, एक साइड पे 0 to 100 ESR के लिए और अदर साइड पे फ्रॉम 100 to 0 फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए, इसलिए ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी आपने मालूमात याद रखने हैं। अबाउट 1 ml ऑफ ब्लड इज मिक्सड, इसमें हम 1 ml ब्लड लेंगे और हम वेस्टरग्रेन मेथड में हम 1.6 ml ब्लड लेते थे और 3.8% सोडियम सिट्रेट 0.4 ml सोडियम सिट्रेट से मिक्स करते थे वेस्टरग्रेन ट्यूब पे विद द एंटीकागुलेंट। एंटीकागुलेंट यहाँ पे कौन सा यूज होगा, वहाँ पर तो सोडियम सिट्रेट था, 3.8% सोडियम सिट्रेट था। यहाँ पर EDTA, जैसा कि यह शार्ट डिनोटेड फॉर्म है, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड ये एंटीकागुलेंट है, एज अ एंटीकागुलेंट यूज होता है। ये हम मिक्स करेंगे 1 ml ब्लड के साथ। द ब्लड इज लोडेड, पर हम उस ब्लड को वेंट्रोप ट्यूब में रख देंगे 0 मार्क अप टू 0 मार्क, 0 मार्क तक, फ्रॉम 100 to 0 मार्क तक। एंड द ट्यूब इज प्लेस्ड, पर हम वेंट्रोप स्टैंड में इस ट्यूब को रख देंगे। वहाँ पर वेस्टरग्रेन मेथड पे हमने वेस्टरग्रेन स्टैंड पे रख दिया था। और रीडन यहाँ पर भी ये बात सेम है कि 1 घंटे के बाद रीडिंग लेंगे, चाहे वो वेस्टरग्रेन मेथड हो चाहे वो वेंट्रोप मेथड हो। अब ये दो मेथड हो गए डिटर्मिनेशन ऑफ ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उम्मीद है आपको समझ आ ही गई होगी। नॉर्मल वैल्यू जो है ESR की, ये भी लेबॉरेटरी में भी आ सकता है, MCQs में भी, यानी आपके काम आ सकता है, क्योंकि आपकी शक्ल ऐसी है जब आपने फार्मेसी या MBBS लेनी ही है तो आपके ये काम ज़रूर आएंगे। या तो आप मतलब नहीं कहूँगा, वो बात नहीं कहूँगा। वेस्टरग्रेन मेथड में 1 घंटे के बाद मेल में 3 to 7 होने चाहिए, 3 to 7, फ्रॉम 3 to 7 मिलीमीटर ESR जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि RBC सेटल डाउन होनी चाहिए। वेंट्रोप मेथड में 0 to 9 तक होने चाहिए। मेल में, ये मेल की बात कर रहा हूँ, और ये फीमेल हैं वेस्टरग्रेन मेथड पे 5 to 9 और वेंट्रोप पे 0 to 15, इसमें ज़्यादा है आप अगर आपका ख्याल हो। इन्फेंट जो कि प्रेगनेंट 0 to 2, 0 to 5। अब हम बात करेंगे फैक्टर ए, ये MCQs के लिए आपने याद रखने हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग ESR के बारे में बात करेंगे। फैक्टर इंक्रीजिंग ESR, वो फैक्टर जो इंक्रीज करते हैं ESR। आपने सवाल में तो ये लिखने हैं कि जो इंक्रीज करते हैं, आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, बाकी डिटेल नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि हम एग्ज़ाम लिहाज से लेक्चर दे रहे हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ RBC, जो कि हमने पहले भी कहा लेक्चर के स्टार्ट पे कि RBC जो सेटल डाउन होती है वो किस वजह से होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर ESR ज़्यादा हो तो इसका मकसद है ग्रीवी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो RBC की ज़्यादा है। सेकंड वन रोलेक्स फॉर्मेशन, वो भी इंक्रीज़ करता है ESR को। और थर्ड पे डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ ESR। ये जो दोनों हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रोलेक्स फॉर्मेशन, ये ESR को इंक्रीज़ करते हैं, और ये जो दोनों हैं वो डिक्रीज़ करते हैं। विस्कासिटी ऑफ ब्लड, अगर विस्कासिटी ऑफ ब्लड की जो विस्कासिटी है वो ज़्यादा है तो नॉर्मल बात है कि सीडिमेंट मतलब क्या होगी, ये भी डिक्रीज़ करता है ESR को। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ RBC, अगर RBC की नंबर जो है वो ज़्यादा है तो भी डिपेंड करता है, डिक्रीज़ करता है ESR को। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ ESR। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कौन कौन से हैं, कैसे हैं, और जो पैथोलॉजिकल है वो कौन से हैं। ये भी आपने लिखना नहीं है, लेकिन मैं कुछ टच देता हूँ। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन जो कि एज हैं, द ESR जो होता है वो लेस होता है, कम होता है चिल्ड्रन में और इन्फेंट में, जो कि हम सबको मालूम है कि उसमें नंबर ऑफ RBC जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यू नो दैट अबाउट इन्फेंट और चिल्ड्रन में नंबर ऑफ RBC ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ESR जो हैं वो कम होता है चिल्ड्रन और इन्फेंट में। सेकंड पॉइंट पे है फिजियोलॉजिकली वेरिएशन जो है सेक्स पे, मोर इन फीमेल में ज़्यादा हैं देन इन मेल बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ RBC। लेस नंबर ऑफ RBC की वजह से फीमेल में ज़्यादा हैं ESR और मेल में कम है।
थर्ड मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम कहते हैं। ESR जो होता है वो ज़्यादा होता है, सेडिमेंटेशन रेट जो होता है रेड ब्लड सेल का वो ज़्यादा होता है, सेटल डाउन की जो रेट है वो ज़्यादा होती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड और RBC और ब्लड की जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो ESR है वो भी इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान फ्रॉम थर्ड मंथ टू पार्ट टू यूरिटिनेशन। ESR जो होता है वो इंक्रीज होता है 35 mm in 1 hour बिकॉज ऑफ हेमोडाइलेशन, हेमोडाइल्यूशन की वजह से। यू नो दैट अबाउट हेमोडाइलेशन क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया है। सेकंड जो वेरिएशन है वो पैथोलॉजिकल वेरिएशन है। ESR जो होता है इंक्रीज या डिक्रीज होता है फॉलोइंग कंडीशन में, increases in diseases, such diseases in which ESR increases, ट्यूबरकुलोसिस जैसे हम TB भी कहते हैं, ऑल टाइप ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया के दौरान जितनी भी परनीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, जितनी भी टाइप है एनीमिया के उसमें क्या होता है ESR जो होता है इन डिजीज़ में इंक्रीज होता है। ये भी आपने नाम याद रखने, रोमेटाइड अर्थराइटिस और रोमेटिक फीवर, लिवर डिजीज़ में भी ESR जो होता है वो इंक्रीज होता है। अवर दोज डिजीज़ इन दोज कंडीशन इन विच ESR डिक्रीजेज इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये भी आपने नाम लिखने हैं। एलर्जिक कंडीशन, सिकल सेल एनीमिया, पेप्टोन शॉक, पॉलीसाइथेमिया, सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस, ये नाम आपने याद रखने हैं। यही थी आपकी लेक्चर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जैसे हम ESR सेड रेट और सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं, बायर्नी की रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उस बेगैरत ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था। बेगैरत तो नहीं कह सकते, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे उसने बहुत अच्छा काम किया है। आपको पता चलता है कि अगर ESR मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा है तो क्या बीमारी है, और अगर कम है तो कौन सी बीमारी है। बहुत से बातों का पता चलता है क्योंकि हमें फ़ायदा देता है। वैसे अंग्रेज़ तो हमें फ़ायदा नहीं देता, ख़ुद को देता है, लेकिन ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके लिए और इसके साथ ही आपका जो लेक्चर है वो ख़त्म होने वाला है। ये लेक्चर आल्सो अवेलेबल इन पश्तो। अल्लाह हाफिज़।